अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मर्द का रवैया कुछ अजीब सा था। हालांकि वो दोनों एक साथ मुझसे मिलने आए थे। इसकी साथी औरत पिछले 1 घंटे से मुझे अपनी परेशानी के बारे में बता रही थी, मगर उसने अभी तक अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया था। यूँ महसूस होता था जैसे वो कोई सजावट की चीज़ हो, जिसे नज़रिया ज़रूरत के तहत किसी ने इसकी कुर्सी पर रख दिया हो। अनिला जी, बिलाखिर मैंने अपने सामने बैठी हुई खातून से इस शख्स के बारे में पूछ ही लिया। यह आपके कौन हैं? यह हमारे महल्लेदार हैं, इसने बताया। इनका नाम मोहम्मद याकूब है। याकूब भाई की फैमिली के साथ हमारे बड़े पुराने और गहरे ताल्लुकात हैं। मेरे साथ कोई आने वाला नहीं था, इसलिए मैं इन्हें ले आई। अच्छा, तो ये बात है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर मर्द मज़कूर से मुखातिब होते हुए पूछा, याकूब साहब, आप क्या करते हैं? वकील साहब, वो बड़ी सादगी से बोला, मैं जामिया क्लास की एक दुकान पर काम करता हूँ। ओह अच्छा। मैं दोबारा याकूब की जानिब मुतवज्जा हो गया। आप जिस दुकान में काम करते हैं वहाँ किस किस्म की चीज़ें फ़रोख्त होती हैं? जामा क्लॉथ कराची के कल्ब में वाक़े एक मारूफ मार्केट है, जहाँ कपड़े के अलावा दूसरी नौइयत के सामान की दुकानें भी हैं। ख़ास तौर पर वहाँ की चाट बहुत मशहूर है। सिटी कोर्ट जाते और आते हुए मेरा रोज़ाना वहाँ से गुज़र होता है। मैं बच्चों की गारमेंट्स वाली एक दुकान में सेल्समैन हूँ, याकूब ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। आप कभी मेरी दुकान पर तशरीफ़ लाएं, हम आपको खुसूसी डिस्काउंट देंगे। इसके लिए आपको चंद साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, मैंने कहा। अनिला और याकूब ने बैक वक्त उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। इसकी कोई ख़ास वजह? याकूब ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ बिल्कुल ख़ास वजह है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। इत्तेफाक से अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, और आप तो जानते ही हैं कि बच्चे शादी के बाद ही पैदा होते हैं। ये लगभग निस्फ सदी पहले का वाक़या है। इन दिनों में बैचलर हुआ करता था। मोहम्मद याकूब कदर मायूसी से बोला। ठीक है वकील साहब, मैं आपकी शादी का इंतज़ार कर लूँगा। बाज़ लोग तो शादीशुदा होने के बावजूद भी बेऔलाद ही रहते हैं, अनिला ने ठहरे हुए लहजे में कहा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो मेरे देवर खालिद करीम ही की है, जिसके कत्ल का इल्ज़ाम मेरे शौहर पर आयद किया गया है। अनिला अपने शौहर बासित करीम का केस लेकर मेरे पास आई थी। 2 रोज़ कबल बासित के छोटे भाई हारिस को किसी ने मौत के घाट उतार दिया था, और हारिस के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने बासित को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया था। इस वक्त बासित करीम अदालती रिमांड पर पुलिस की तहवील में था। मैंने आपकी कहानी पूरी तवज्जो से सुन ली है और तमाम अहम पॉइंट्स भी अपने पास नोट कर लिए हैं, मैंने अनिला की तरफ देखते हुए मुतदिल अंदाज में कहा। एक आध रोज़ में मैं आपके शौहर से भी मुलाकात करने जाऊंगा। बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब सिर्फ बासित करीम ही दे सकते हैं। बासित को कुछ होगा तो नहीं ना? वो फिक्रमंदी से बोली। जो लोग बेगुनाह होते हैं, अगर इनका केस मेरे पास आ जाए तो मैंने अदालत से भी बेगुनाह साबित करके बाइज्जत रिहाई दिलवाता हूँ, मैंने ठोस लहजे में कहा। और गुनहगारों के केस में अपने हाथ में लेता ही नहीं, लिहाजा आपको मुतमईन रहना चाहिए। अनिला ने बैक वक्त मेरी फ़ीस और शुक्रिया अदा किया, फिर वो मुझे सलाम करके रुखसत हो गई। आइंदा रोज़ मैं मुतालिका थाने जाकर बासित करीम से मिला। बासित की उम्र 53 साल थी। वो एक दराज कामत, आम सी शक्ल सूरत का मालिक था। उसका आधे से ज़्यादा सर बालों के बोझ से निजात हासिल कर चुका था। हवालात के ठंडे फर्श पर वो परेशान हाल बैठा था। कत्ल के मुलजिम से पुलिस कस्टडी में मुलाकात आसान नहीं होती, लेकिन इस सिलसिले में मैं अपने टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता हूँ, जिनका जिक्र मैं गाहे बगाहे कर चुका हूँ। मैंने बासित करीम से कमोबेश आधे घंटे मुलाकात की, और इस गुफ्तगू में मुझे यकीन हो गया कि वो बंदा किसी गहरी साजिश का शिकार हो गया था। मैंने इसे वकालतनामे, दरखास्त ज़मानत और दीगर अहम पेपर्स पर दस्तखत कराने के बाद कहा। पुलिस की तहवील में दिए गए मुलजिम के बयान की अदालत में कोई हैसियत नहीं होती, लिहाजा अपनी टूट फूट से बचने की कोशिश करना दानिशमंदी होगी। ये बात मुझे मालूम है वकील साहब, उसने कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। क्लाइंट कानून से जितना ज़्यादा वाकिफ़ होता है, वकील के लिए उसका केस लड़ना उतना ही आसान होता जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप रिमांड की मुद्दत के दौरान में बआसानी अपना बचाव कर लेंगे।
جی وکیل صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اب ہماری ملاقات عدالت میں ہوگی، میں نے کہا اور باسط کو تسلی دلاسا دینے کے بعد تھانے سے نکل آیا۔ میں نے انیلا اور باسط سے تفصیلی بات چیت کے دوران اس کیس کی روح کو کشید کر لیا تھا، لیکن آپ ابھی تک اس معاملے سے بے خبر ہیں، تو میں آپ کو جامع الفاظ میں مختصر کر کے اس واقعے کا پس منظر پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ایک نکتہ آپ کی یادداشت میں رہے کہ اس میں سے کئی ایک باتیں مجھے بعد میں تحقیق کرنے پر معلوم ہوئی تھیں، لیکن واقعات کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے میں نے انہیں بھی شامل کر دیا ہے۔ اسی طرح بعض چیزوں کو میں نے دانستہ آپ سے چھپا لیا ہے جن کا ذکر بعد میں عدالتی کارروائی کے دوران میں کیا جائے گا۔ عبدالکریم کی 3 اولادیں تھیں اور تینوں ہی بیٹے، فضل کریم، باسط کریم اور حارث کریم۔ فضل کریم سب سے بڑا تھا اور وہ طویل عرصے سے اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم تھا۔ وہ وہاں کسی انجینئرنگ کمپنی میں کام کرتا تھا، تنخواہ بہت اچھی تھی، اس لیے ان لوگوں کی زندگی بڑے آرام و سکون اور ٹھاٹھ سے گزر رہی تھی۔ سب سے چھوٹا بیٹا حارث کریم کراچی میں استعمال شدہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ یہ بزنس دراصل اس کے سالک کامران کا تھا اور حارث اس کے لیے کمیشن پر کام کرتا تھا۔ اس کی اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ مطلب یہ کہ کسی قسم کی معاشی تنگی نہیں تھی۔ وہ ایک بے اولاد جوڑا تھا اور اب تو حارث کے صاحب اولاد ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں بچا تھا کیونکہ وہ اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ مقتول حارث کی بیوی بلکہ تازہ ترین صورتحال میں اس کی بیوہ اپنے مقتول و مرحوم شوہر سے 5 سال بڑی تھی۔ اس وقت وہ 55 کا ہنسا عبور کر چکی تھی، گویا اس کا سنیاس شروع ہو گیا تھا۔ کل اگر وہ دوسری شادی کر بھی لیتی تو اولاد کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ مرحوم و مقتول حارث کریم کی بیوہ کا نام نورین تھا۔ عبدالکریم کے درمیان والے بیٹے کا نام باسط کریم تھا اور اس پر اپنے چھوٹے بھائی حارث کے قتل کا الزام تھا۔ میں اسی باسط کریم کا وکیل تھا۔ میں نے اس کے کیس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے یہ تسلی کر لی تھی کہ وہ بے گناہ تھا اور اسے کسی چال بازی سے قتل کے اس مقدمے میں گھسیٹا گیا تھا۔ باسط کی مختصر سی فیملی تھی، میاں بیوی اور 2 بیٹیاں۔ بڑی بیٹی شکیلہ 21 سال کی تھی اور اس نے گریجویشن کر لیا تھا۔ اس سے 1 سال چھوٹی راحلہ گریجویشن کے فائنل ایئر میں تھی۔ ان دونوں کے رشتے طے ہو چکے تھے۔ اسی سال کے آخر میں ان دونوں بہنوں کی شادیاں ہونے والی تھیں کہ وہ لوگ اس مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ باسط کریم اپنے بھائیوں میں سب سے کمزور تھا، مطلب مالی لحاظ سے۔ وہ کسی پبلشر کے پاس پروف ریڈر کی حیثیت سے کام کرتا تھا اور اس کی تنخواہ 1500 روپے تھی۔ ادھر ادھر کے چھوٹے موٹے کام پکڑ کر وہ اپنی آمدنی کو ماہانہ 2000 روپے تک لے جاتا تھا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، آج سے 50 سال پہلے کے 2000 آج کے 1 لاکھ سے کم نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ گھر اپنا تھا۔ عبدالکریم ایک سرکاری محکمے میں کسی اچھی پوسٹ پر کام کر چکا تھا اور ریٹائرمنٹ سے پہلے اس نے 120 گز کے پلاٹ پر ایک عالیشان 3 منزلہ مکان بنوا لیا تھا، لیکن باپ کے انتقال کے بعد یہی مکان ان بھائیوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ عبدالکریم نے 80 سال سے زیادہ عمر پائی تھی۔ اس کی بیوی یاسمین کئی سال پہلے اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ عبدالکریم کی وفات پر سعودی عرب سے فضل کریم بھی آیا تھا۔ سویم کے بعد وہ تینوں بھائی ایک کمرے میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ بھائی جان، آپ تو سعودیہ میں سیٹل ہو چکے ہیں، حارث نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ کی غیر موجودگی میں ابا جی کے ساتھ اس مکان میں ہم دونوں بھائی رہائش پذیر تھے۔ آگے کیا کرنا ہے ہمیں اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اچھا ہوا تم نے یہ موضوع نکال لیا، فضل کریم نے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں خود بھی تم لوگوں سے بات کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرا تو پاکستان آنے کا ارادہ ہے نہیں، لہٰذا اس معاملے کو ابا جی کی چہلم سے پہلے نمٹا دیا جائے تو ہم تینوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ فضل کے روکھے انداز کو دیکھتے ہوئے باسط نے نرمی سے کہا، آپ تو سعودیہ کی ایک کمپنی میں سینئر انجینئر ہیں، آپ کے مالی حالات بہت اچھے ہیں، زندگی عیش و سکون سے گزر رہی ہے، مگر ہم دونوں بھائیوں کے پاس اس مکان کے سوا رہنے کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم دونوں پہلے ہی کی طرح اس مکان میں رہائش اختیار کیے رہتے ہیں۔ باسط کی بات فضل کو پسند نہیں آئی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمودار ہوئے اور اس نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، تو تم دونوں نے اس مکان کو ہڑپنے کا پروگرام بنا رکھا ہے؟ بھائی جان،
ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? बासित ने हैरत भरे लहजे में कहा। हम तीनों सगे भाई हैं। अब्बा जी की हर शय पर हम तीनों का एक जैसा हक है। वो लम्हे भर को रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, वो आपकी सऊदिया वाली खुशहाल जिंदगी की बात तो मैंने इसलिए की थी कि माशाल्लाह आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और आप हमेशा वहीं रहने का इरादा भी जाहिर कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मकान में हमारे रहने पर आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। फजल करीम ने अपने भाइयों को मुखातिब करते हुए सपाट आवाज में कहा, इंसान के पास अल्लाह का दिया जितना ज्यादा होता है, उसकी ख्वाहिश और तलब इतनी ही ज्यादा होती है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वो मैंने साल हर साल की कड़ी मेहनत से कमाया और बनाया है, लिहाजा इसका जिक्र तुम दोनों की जुबान पर अच्छा नहीं लगता। अब हम बात करते हैं इस 3 मंजिला मकान की, जिस पर हम तीनों का एक बराबर हक है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, कराची में मेरा एक दोस्त प्रॉपर्टी का काम करता है। उसका नाम मुमताज़ अली है। वो अब्बा जी के जनाजे में भी शरीक था। मैंने इससे इस मकान की मार्केट वैल्यू मालूम की है। उसने 9 और 10 लाख के करीब बताया है। अब मैं आप लोगों को 2 ऑप्शंस देता हूँ। कौन से ऑप्शन? हारिस किताकलामी करते हुए बोला, इस मकान की मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम तीनों का हिस्सा 3 लाख के करीब बनता है। फजल करीम ने ठहरे हुए लहजे में कहा, ऑप्शन नंबर 1, तुम लोग मुझे 3 लाख रुपए दे दो, मैं अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊंगा। इस सिलसिले में लीगल प्रोसेस एडॉप्ट किया जाएगा। इस सूरत में यह मकान तुम दोनों की मिल्कियत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने हारिस और बासित के चेहरे के तासुरात का जायजा लिया, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, मैं तुम दोनों को फर्दन 3 लाख रुपए अदा कर देता हूँ। तुम लोग लीगल प्रोसेस के जरिए इस मकान को मेरे नाम कर दो और दस्तबरदार हो जाओ। अगर मैंने कोई बेउसूली या नाइंसाफ़ी की बात की है तो मुझे बताओ। नहीं भाईजान, आपकी तजवीज़ तकनीकी और मंतकी एतबार से बिल्कुल दुरुस्त और माकूल है। हारिस ने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन ये दोनों ऑप्शंस हमारे लिए नामुमकिन की हद तक मुश्किल हैं। हमारी माली हैसियत ऐसी नहीं कि हम आपको 3 लाख रुपए अदा कर सकें और आपसे 6 लाख रुपए लेकर हम बेघर हो जाएं। बेघर कैसे हो जाओगे? फजल करीम ने अजीब से लहजे में कहा, 6 लाख रुपए कोई मामूली रकम तो नहीं है। तुम इन पैसों से कोई भी अच्छा खासा मुनासिब सा घर खरीद कर रह सकते हो, और अगर एक साथ रहने का इरादा नहीं भी हो तो 3-3 लाख में 2 अलग मकान भी खरीदे जा सकते हैं, जो तुम्हारी ज़रूरत के एन मुताबिक भी होंगे। इस 3 मंजिला शिप में रहना ज़रूरी तो नहीं। एक चीज़ होती है जज्बाती वाबस्तगी, बासित करीम ने ठहरे हुए लहजे में कहा। हम लोगों ने इस मकान में आंख खोली है और हमारी सारी ज़िंदगी यहीं पर गुजरी है। इस मकान के दरो दीवार में अब्बा जी और अम्मी जान की अनगिनत यादें रची बसी हैं। हम इस मकान को भला कैसे छोड़ सकते हैं? बासित, लगता है कि तुम 1958 में सांस ले रहे हो। फजल करीम ने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा, जब इंसान इस दुनिया को छोड़ सकता है तो एक मकान को छोड़ देना क्या मायने रखता है? बाकी मैं जज्बाती वाबस्तगियों पर ज़मीनी हक़ाइक़ को फ़ौक़ियत देता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है तो मुझे बताओ। हाँ है, एक तीसरा ऑप्शन भी, बासित ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। हम इस आबाई घर में एक किराएदार की हैसियत से भी तो रह सकते हैं। हम हर माह आपको किराए की मद में एक मखसूस रकम बाकायदगी से भेजते रहेंगे। जब आपके 3 लाख रुपए पूरे हो जाएं तो हम इस मकान के हक में दस्तबरदार हो जाएंगे। बासित, क्या तुमने मुझे इतना ही बेवकूफ़ समझ रखा है जो मैं साल हर साल तक इस मकान के तोते को पालता रहूँगा? फजल करीम ने तंजिया लहजे में कहा, मैं ऐसी लंबी चौड़ी कमेटी डालने का आदी हूँ और न ही मेरे पास इतना वक्त है। तुम लोगों के पास सिर्फ चहलम तक का वक्त है। आपस में मशवरा करके मुझे अपने फैसले से आगाह कर दो ताकि मैं इस मकान को फ़रोख्त करने का प्रोसेस शुरू कर सकूं। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 पर जाते हैं, हारिस ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तो आप हमें अदायगी के लिए कितना वक्त दे सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 यानी तुम लोग मुझे 3 लाख रुपए दोगे? फजल ने सवालिया नज़र से अपने भाइयों की तरफ देखा। हारिस ने जवाब दिया, जी भाई, मेरा यही मतलब है। मैं 1 माह की छुट्टी लेकर पाकिस्तान आया हूँ। फजल करीम ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा अब्बा जी के चहलम तक रुक जाऊँगा। इससे पहले तुम मुझे 3 लाख रुपए अदा कर दो। आप किसी मुस्तनद वकील के जरिए लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं। हारिस ने पुरएतमाद लहजे में कहा,
मैं 1 हफ्ते के अंदर 3 लाख का बंदोबस्त कर लूँगा। आपका हिस्सा 3 लाख रुपए आपको मिल जाएगा और अज़रुए कानून ये मकान हम दोनों भाइयों हारिस करीम और बासित करीम की मिल्कियत हो जाएगा। मुझे मंजूर है। फजल करीम ने एक आसूदा सांस खारिज करते हुए कहा। हम तीनों कल ही एक लीगल एडवाइजर से जाकर मिलेंगे। इसके बाद वो गंभीर महफिल खत्म हो गई। रात में तन्हाई मैसर आते ही बासित ने हारिस को घेर लिया और इज़्तिरारी लहजे में पूछा, तुमने किस बिरते पर फजल करीम को 3 लाख रुपए की पेशकश कर दी है? 1 हफ्ते में इतनी बड़ी रकम का कहाँ से इंतजाम करोगे? हम दोनों हाथ पांव मारेंगे तो जरूर कोई रास्ता निकल आएगा। हारिस ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। बासित उलझ कर रह गया। हम दोनों? इसने अजीब से लहजे में पूछा। तुम्हारा मतलब है कि तुम और मैं? जाहिर है ये मकान आपके और मेरे नाम पर ट्रांसफर होगा, हारिस ने दो टोक अंदाज में कहा। लिहाजा पैसों का बंदोबस्त भी हम दोनों ही को करना होगा। 1.5 लाख आप अरेंज करें और 1.5 लाख मैं करता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया हारिस? दिमाग तो भाईजान का खराब हुआ है, हारिस ने तल्ख लहजे में कहा। अब्बा जी की आंखें बंद करते ही उन्होंने निगाह फैल ली है। लगता है कि इनका खून सफेद हो गया है। फजल करीम को पहले भी हमारा कौन सा ख्याल था? बासित थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोला। मेरी बेटियां इनकी भतीजियां लगती हैं। वो जानते हैं कि मैंने शकीला और राहिला के रिश्ते तय कर दिए हैं और अनकरीब इन्हें रुखसत करने वाला हूँ। मेरी मदद करने के बजाय वो उल्टा मकान के बंटवारे के लिए सरगर्म हो गए हैं। इनकी माली हैसियत हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये 3 लाख रुपए इनके लिए मूंगफली के दाने जैसे हैं। मगर तुम ठीक ही कहते हो, इनका खून सफ़ेद हो गया है। बासित भाई, जब इंसान के पास रियाल, दिरहम और डॉलर्स की फरावानी हो तो इसका मूड, मिजाज और अंदाज़े फिक्र फजल भाई जैसा ही हो जाता है, हारिस ने तंजिया लहजे में कहा। इनके बारे में सोचने के बजाय हमें अपने मामले पर तवज्जो देना चाहिए। क्या खाक तवज्जो देंगे? बासित ने बेसारकुन अंदाज में कहा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी आमदनी महदूद है और फिर 2 बेटियों की शादी सर पर खड़ी है। मैंने 1-1 रुपया बचाकर इन्हें इज्जत से रुखसत करने का बंदोबस्त किया है। 1 हफ्ते के अंदर मैं कहीं से भी 1.5 लाख रुपए अरेंज नहीं कर सकता। हारिस करीम भाई की मजबूरी का अहवाल सुनकर गहरी सोच में डूब गया। चंद लम्हात के बाद बासित करीम ने कहा, क्यों ना हम दूसरे ऑप्शन को क्लिक कर दें? फजल की ये बात तो दुरुस्त है कि 6 लाख रुपए कोई मामूली रकम तो होती नहीं। हम इतने पैसों से अपने लिए बहुत अच्छा घर खरीद सकते हैं। क्या ऑप्शन नंबर 2 के रास्ते में आपको कोई रुकावट खड़ी नजर आती है? हारिस ने बासित की आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। बिल्कुल नहीं, बासित बड़े एतमाद से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। यह ऑफर तो फजल करीम ने खुद ही हमारे सामने रखी है। वो भला अपनी पेशकश से क्यों पीछे हटेगा? इस पॉइंट पर तो मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ बासित भाई, हारिस ने मोतदिल अंदाज में कहा। गोया ऑप्शन नंबर 2 हमारे हाथ में किसी लाइफ लाइन की तरह है जिसका इस्तेमाल हम किसी वक्त भी कर सकते हैं। तो क्यों ना? उसने ड्रामाई अंदाज में बात अधूरी छोड़कर एक गहरी सांस खारिज की, फिर एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, क्यों ना हम 1 हफ्ते तक ऑप्शन नंबर 1 को अमली जामा पहनाने की कोशिश करें? इसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज है और ना ही बुराई, बासित जल्दी से बोला। बल्कि तुम्हारी सोच में मुझे बेपनाह तवानाई महसूस हो रही है, मगर मेरी मजबूरी भी अपनी जगह अटल है, इसलिए तुम मुझे तो हैंड्स ही समझो। इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि इस नाजुक वक्त पर मैं तुम्हारे शाने से शाना मिलाकर खड़ा नहीं हो सका। मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई। बात के इख्तिताम पर बासित खासा जज्बाती हो गया था। मेरे होते हुए आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं बासित भाई, हारिस ने गहरी संजीदगी से कहा। आप फिक्र न करें, मैं खुद ही इस मसले का कोई हल निकालता हूँ। फजल करीम के दिए हुए 6 लाख रुपए से हमें यकीनन एक शानदार मकान तो मिल जाएगा, लेकिन इस घर के दरो दीवार अब्बा जी और अम्मी जान की यादों से खाली होंगे। मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि अपने इस आबाई घर को हाथ से न जाने दूँ। मैं तुम्हारे जज्बात और ख्यालात की दिल से कदर करता हूँ हारिस, बासित ने भराई हुई आवाज़ में कहा। मेरी दुआ और तमन्ना है कि अल्लाह पाक तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। आमीन, हारिस ने कहा। बासित को हारिस की बातें तो बहुत अच्छी लगती थीं, मगर उसका जहन बावजूद कोशिश के भी इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर पाया था कि हारिस 3 लाख रुपए का कहाँ से इंतज़ाम करेगा। 2 रोज़ के बाद हारिस ने ये इतला देकर बासित को हैरान कर दिया। बासित भाई, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। ओह, क्या वाकई?
बासित ने बेयकीनी से तकते हुए कहा। मैंने एक कारोबारी बंदे से बात की है। हारिस अपने भाई को तफसीलात से आगाह करने लगा। वो मुझे 3 लाख रुपए कर्ज की सूरत में देने को तैयार है, लेकिन इसे अपनी रकम पर कुछ फायदा चाहिए होगा। कैसा फायदा? बासित ने चौंके हुए लहजे में कहा। 1% माहाना प्रॉफिट, हारिस ने बताया। यानी हम इसे हर माह 3,000 रुपये दे दिया करेंगे। प्रॉफिट ना कहो, ये तो सीधा सीधा सूद है। प्रॉफिट कहें, सूद कहें या मार्कअप, एक ही बात है, हारिस ने समझाने वाले अंदाज में कहा। जाहिर है जो शख्स हमें 3 लाख रुपए देगा, इसे कुछ ना कुछ फायदा तो पहुंचना चाहिए। मार्केट में तो 5% का रेट चल रहा है, वो तो मेरे मुंह को देखकर 1% पर राजी हुआ है। इस मौके पर हारिस ने बासित से सरीहन गलत बयानी की थी। ये 3 लाख रुपए वो किसी XYZ से नहीं, बल्कि अपने साले कामरान से लेने वाला था। कारों की खरीदो फरोख्त से कामरान को खासा आसूदा हाल कर रखा था। वो बआसानी हारिस को ये रकम दे सकता था। हारिस कामरान के साथ ही कमीशन पर काम करता था। मैंने ऊपर गलत बयानी का जिक्र किया, वो हारिस ने कामरान की हिदायत पर ही की थी। देखो भाई, रिश्तेदारी का मामला है, कामरान ने हारिस से कहा था। मैं तुम्हें 3 लाख रुपए तो दे रहा हूँ, मगर तुमने बासित से 2 झूठ बोलना है। वो क्या कामरान भाई? हारिस ने पूछा। नंबर 1, तुमने अपने भाई को हरगिज ये नहीं बताना कि 3 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ। तुम इसके सामने किसी कारोबारी पार्टी का जिक्र कर सकते हो, कामरान ने कहा। नंबर 2, मुझे अपनी इस रकम पर थोड़ा सा मुनाफा भी चाहिए होगा, ताकि मेरी दाल रोटी भी चलती रहे। मसलन कितना मुनाफा कामरान भाई? हारिस ने दरियाफ्त किया। सिर्फ 1%, यानी 3 लाख पर माहाना 3,000 रुपये, कामरान वजाहत करते हुए बोला। और इतना तो मेरा हक बनता है, तुम क्या कहते हो? ठीक है, मैं बासित भाई से बात करता हूँ, हारिस ने कहा। और अब वो बासित से बात कर चुका था और बासित इसकी बात सुनकर शीशोपन में पड़ गया था। हारिस ने इससे पूछा, बासित भाई, अब किन सोचों में गुम हो गए? 3,000 रुपये का मतलब तो ये हुआ कि हर माह 1,500 तुम्हें और 1,500 मुझे देना होंगे, बासित ने फिक्रमंदी से कहा। हाँ, हिसाब तो यही बनता है, हारिस मुतदिल अंदाज में बोला। मेरी तो कुल तनख्वाह ही 1,500 है, बासित ने कहा। 500-600 रुपये में एक्स्ट्रा काम से कमा लेता हूँ। मैं इस माहाना सूदी किस्त का बोझ कैसे बर्दाश्त करूंगा? मेरे तो घर का सारा निजाम ही बिगड़ कर रह जाएगा। टेंशन न लें भाई, हारिस ने तसल्ली भरे लहजे में कहा। आपने फजल भाई को माहाना किराया देने की जो बात की थी, तो आपके जहन में किराए की रकम कितनी थी? यही कोई 300-400 रुपये, बासित ने जवाब दिया। बस, तो आप मुझे माहाना 500 रुपये दे दिया करें, हारिस ने कहा। बाकी के 2,500 मैं अपने पास से मिलाकर इस बंदे को हर माह 3,000 पहुंचा दिया करूंगा। हारिस की ये तजवीज़ बासित पर भारी नहीं पड़ रही थी, ताहम एक फौरी ख्याल के तहत उसने पूछ लिया, इस तरह तुम पर ज्यादा दबाव नहीं आ जाएगा? मैं इतना सा दबाव बड़ी आसानी से झेल सकता हूँ बासित भाई, हारिस ने मुतदिल अंदाज में कहा। और ऐसा कब तक चलेगा? जब तक चला चलाएंगे, हारिस ने बेपरवाही से कहा। क्या आपको अल्लाह की रहमत पर भरोसा नहीं है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बासित ने हैरत भरे लहजे में कहा। एक अल्लाह की रहमत ही तो है जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है। इंसान तो सरासर जहमत ही है। ठीक हो गया, हारिस ने फैसलाकुल लहजे में कहा। तो ये तय हो गया कि मैं कल इस पार्टी से 3 लाख रुपए उठा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला जल्द ही हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। आप हम दोनों के हक में दुआ करें। ज़रूर इंशाअल्लाह, बासित ने खुलूस नियत से कहा। आइंदा 1.5 माह के अंदर तमाम मामला खुश असलूबी से निबट गए। फजल करीम इन्हें खैरबाद कहकर सऊदी अरब चला गया। अब वो 3 मंजिला आबाई मकान इन दोनों भाइयों की मुश्तरका मिल्कियत था। 3 माह तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। फिर एक रोज़ हारिस ने ये कहकर बासित को परेशानी में डाल दिया, भाई, इस बंदे का कारोबार तबाह हो गया है, वो अपने 3 लाख रुपए वापस मांग रहा है। ओ माय गॉड, बासित अपना सर पकड़ कर रह गया। ये तो तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई है। अब हम फौरी तौर पर 3 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? जब इस शख्स ने मुझे अपने कारोबार की बर्बादी के बारे में बताने के बाद अपनी रकम की वापसी का मुतालबा किया, तो मैं भी हद दर्जा परेशान हो गया था, हारिस ने कहा। लेकिन अचानक ही मेरे जहन में 3 लाख रुपए के हुसूल का एक आइडिया आ गया। मैंने सोचा कि इस सिलसिले में आपसे बात करूंगा। हाँ, तो बात करो ना, बासित इस्तरादी लहजे में बोला। मुझे अपने इस आइडिया के बारे में तफसीलन बताओ।
क्यों ना हम इस मकान को गिरवी रखकर अगर किसी बैंक से 3 लाख का लोन ले लें, हारिस ने कहा। इस तरह इस बंदे की रकम भी अदा हो जाएगी और ये आबाई घर भी हमारे ही तसर्रुफ में रहेगा। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है हारिस, बासित ने पुरसोच अंदाज में कहा, लेकिन ये तो वही बात हो गई कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब ठीक कहते हैं भाई, हारिस ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर आप ही बता दें कि सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। क्या तुम एक बार मुझे इस बंदे से मिलवा सकते हो? बासित ने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। हारिस के कान खड़े हो गए। कहीं भाई को मुझ पर शक तो नहीं हो गया, उसने सोचा। फिर बेहद मोहतात लहजे में बासित से पूछा, आप इस बंदे से क्यों मिलना चाहते हैं? मैं इससे दरखास्त करूंगा कि मेरी बेटियों की शादी तक वो रुक जाए, बासित ने कहा। इसके बाद हम इसकी रकम लौटा देंगे। आप तो ये बात इतने वसूख से कह रहे हैं जैसे शकीला और राहिला की शादी के बाद आपकी कोई लॉटरी निकलने वाली है। लॉटरी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अल्लाह से मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। वो ज़ाते पाक ज़रूर हमारी मदद करेगी। इस बंदे ने 3 लाख रुपए मुझे दिए थे, वो भला आपसे बात क्यों करेगा? हारिस ने कहा। खैर आप फिक्र न करें, मैं इससे पूछकर आपको बताता हूँ। अगले रोज़ हारिस ने कामरान के सामने ये मामला रखा और पूछा, अब क्या करें? ये तो कोई मसला ही नहीं है, कामरान ने बेपरवाही से कहा। तुम कल शाम 6 बजे बासित को शिपयार्ड बुला लो, मैं किसी फर्जी बंदे से इसकी मुलाकात करवा दूंगा। मेरा वो बंदा मामला को संभाल लेगा। फिर कामरान ने हारिस को इस मुलाकात के हवाले से शिपयार्ड के मखसूस हिस्से के बारे में बता दिया। हारिस ने पूछा, क्या तुम भी इस मौके पर वहां मौजूद रहोगे? लगता है कि तुम्हारी अकल किसी चरागाह की तरफ निकल गई है, कामरान ने तंजिया लहजे में कहा। मेरा वहां होना खेल को बिगाड़ सकता है। हाँ, अलबत्ता तुम ठीक 5 बजे वहां पहुंच जाना। पहले हम अपने बातें करेंगे, इसके बाद मैं तुम्हें अपने आदमी के साथ छोड़कर इधर उधर हो जाऊंगा। जब बासित आए तो तुम इसे मेरे बंदे से मिलवा देना। तो मेरी बात समझ गए ना? बात मेरी समझ में आ गई है, हारिस ने इस बात में गर्दन हिला दी। और हाँ, कामरान ने कहा, अगर बासित इस बंदे का नाम पूछे तो तुम समंदर खान बता देना। ठीक है, हारिस ने कहा। इसी शाम हारिस ने बासित को सूरत हाल से आगाह कर दिया। बासित ने तवज्जो से अपने छोटे भाई की बात सुनी, फिर उलझन ज़दा लहजे में इस्तफसार किया। समंदर खान ने मुलाकात के लिए शिपयार्ड का इंतखाब क्यों किया है? क्या इसका शिपयार्ड से किसी किस्म का ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है भाई, हारिस कामरान की पढ़ाई हुई पट्टी खोलते हुए बोला। समंदर खान कई तरह के काम करता है, जिसमें एक काम स्क्रैप की खरीदो फरोख्त भी है। इसी सिलसिले में इसका अक्सर इधर जाना होता है। एक आध बार मैं भी इससे मिलने वहां जा चुका हूँ। वो 3 लाख रुपए भी मैंने समंदर खान से वहीं पर लिए थे। कल दोपहर के बाद से समंदर खान इधर शिपयार्ड पर ही होगा। मुलाकात का मकाम तो आपकी समझ में आ गया है ना? हाँ, बासित ने इस बात में गर्दन हिलाई और कहा। क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? नहीं भाई, वो नफी में सर हिलाते हुए बोला। मुझे एक पार्टी को गाड़ी दिखाने टावर की तरफ जाना है, मैं डायरेक्ट ही वहां पहुंचूंगा। जब शाम 6 बजे आप आएंगे तो मैं समंदर खान के साथ ही आपको उधर मिलूंगा। हारिस की इस वजाहत ने बासित को मुतमईन कर दिया। बासित की ड्यूटी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की थी। आइंदा रोज उसने थोड़ा जल्दी ऑफ किया और एक ऑटो पकड़कर शिपयार्ड की जानिब रवाना हो गया। वो 5:45 बजे हारिस के बताए हुए मकाम पर पहुंच गया, मगर उसे वहां पर हारिस दिखाई दिया और न ही कोई समंदर खान। वो वहीं पर रुककर उनका इंतजार करने लगा। 6 बजे, फिर 6:30 और 7 बजे तो सूरज भी गुरूब होने को आया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ रह गए। वो मकाम शिपयार्ड के आखिरी हिस्से में वाक़ था। गुरूब आफ्ताब के बाद तो वहां मुकम्मल अंधेरा और सन्नाटा छा जाता था। वो परागंदा जहन के साथ वहां से लौट आया। इसी रात 11 बजे पुलिस ने बासित को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। बासित पर इल्जाम था कि उसने शिपयार्ड के एक दूर उफ्तादा मकाम पर अपने छोटे भाई हारिस करीम को मौत के घाट उतार दिया था।